तो जो राजपूत हैं उनको, उनके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। आगे कहता है, इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मतलब मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति, जो कायस्थ होते हैं उनको, जो लिपिक या मुंशी वगैरह जो होते हैं इसका जो काम करते हैं उनको कहा जाता है कायस्थ। तो ये सारे आदि समूहों ने भी उठाया। तो कहते हैं कि जो राजनीतिक दृष्टि से जो महत्व हासिल किया है वो किस किस को मिला, जाटों को मिला, सिखों को, मराठा, अहोम जो है ना, ये असम जो हमारा एरिया है असम का, उसके आसपास उसके अंदर जो लोग प्रजाति आकर, जो जनजाति जो थे वो लोग आकर बसे थे, तो वो अहोम कहलाते थे। और कायस्थ मतलब जो लिपिक थे, अलग अलग जगहों पर लिपिक मतलब क्लर्क का काम कर रहे हैं, मुंशी वगैरह का काम कर रहे हैं, तो इनकी जाति को भी काफ़ी राजनीतिक दृष्टि के अंदर, राजनीति के अंदर महत्व दिया गया। आगे, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। अब देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, फसलों की जो है ज़रूरत बढ़ रही है, खेती की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, जंगलों की कटाई की जा रही है और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ। मतलब किसी जगह पर जो जंगलों की सफाई वगैरह जो है स्लो चल रही थी, धीमी गति से थी, ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती थी, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहाँ ये काम तेज़ी से हो रहा था, जंगलों की कटाई ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी और वहाँ फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा था। इसलिए पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। यहाँ कहने का मतलब है कई वनवासियों को, मैंने वनस्पति बोल दिया, वनवासियों को, वनवासी मतलब जो जंगल में लोग रहते थे उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। क्यों? पर्यावास में परिवर्तन होने लग रहा है। पर्यावास में परिवर्तन का मतलब क्या है? पर्यावास उसको कहा जाता है जो पर्यावरण मतलब जहाँ जिस एरिया में जो पर्यावरण है और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, ठीक है, सामाजिक और जो आर्थिक वहाँ की जीवन शैली है। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ दिया हुआ है, पर्यावास। पर्यावास के मतलब इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। मतलब जब जैसे आप सब लोग हो, जहाँ आप जिस पर्यावरण में, जिस समाज के अंदर रहते हो, जो आपकी आर्थिक और जीवन की जो शैली है, आर्थिक जीवन की जो शैली, आपका जो सामाजिक शैली है, वो सारा ही क्या है? पर्यावास है। तो पर्यावास में जो परिवर्तन होने लगा था, लोगों के रहन सहन और वातावरण में जो परिवर्तन होने लग रहा था, उसकी वजह से जो वनों के अंदर लोग रहते थे, वनवासी जो होते थे, वो क्या हो रहे थे? वो वहाँ से खिसक रहे थे, उनको वहाँ से हटाया जा रहा था। कुछ और समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। मतलब बहुत सारे ऐसे समूह थे, क्षेत्रीय समूह मतलब लोकल जो थे, जो बाजार की वजह से जिनके अंदर परिवर्तन आया, मुखिया की वजह से अलग अलग जगहों पर जो मुखिया थे वहाँ उनमें भी बदलाव आने लगा, पुजारी और मठों और मंदिरों से प्रभावित भी होने लगे। कृषकों के ये नए समूह, मैंने इसमें जो वो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है रीडिंग के अंदर। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, बाजारों, पुजारियों और मठों से प्रभावित होने लगे थे। अब जो कृषकों के जो समूह थे ना, नए जो अलग अलग समूह में कृषक थे, मतलब जो खेती करने वाले लोग थे, इनके अंदर ये प्रभावित हो रहे थे, इनके ऊपर प्रभाव देखा जा रहा था। किसका? बाजार का, मुखियाओं का, पुजारियों का, मठों का और मंदिरों का प्रभाव भी इनके ऊपर काफ़ी था। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। जो कृषक पहले छोटे छोटे समूह में रहते थे, अब वो बड़े बड़े समाज के क्या बनते जा रहे हैं? हिस्सा बनते जा रहे हैं। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, अब वो टैक्स दे रहे थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। अब जो छोटे मोटे कृषक होते थे ना, जो वो क्या करते थे? बेगार का मतलब होता है बिना तनख्वाह के काम करना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बेगार से आप क्या समझते हैं या बेगारी से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा मतलब ज़बरदस्ती लोगों से बिना तनख्वाह के काम करवाना ही क्या होता है? बेगारी कहलाता है। अब जो स्थानीय मालिक थे, देखो ये जो छोटे मोटे कृषक थे, इनको एक तो टैक्स देना पड़ रहा है, दूसरा जो आसपास में जिनकी ज़मीन के मालिक हैं उनके यहाँ बेगारी करने लग रहे हैं। मतलब कुछ भी नहीं मिलता था, फ्री फंड में काम करना पड़ रहा था उनके यहाँ। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा? अब किसान तो गरीब हो गए बेचारे। अब इन गरीब किसानों की वजह इन किसानों के लिए आर्थिक और जो सामाजिक अंतर था वो ज़्यादा उभरना लगा। ये गरीबी की खाई में गिरते चले गए और जो मालिक थे, ज़मीन वाले लोग थे, वो आर्थिक उनकी स्थिति मजबूत होती गई, वो अमीरी के
पहाड़ों पर चढ़ने लगे। तो इस तरह से इनके बीच में अंतर आने लगा। समाज के अंदर भी बहुत सारा अंतर आने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम भी कर लेते थे। दस्तकारी मतलब हाथों से कोई चीज़ बना लेना, जैसे कढ़ाई बुनाई वगैरह है, कोई और चीज़ें बना लेना, बर्तन वगैरह ऐसे। तो जो खेती से खाली समय होता था, मतलब जब खेतों में काम नहीं होता था, तो वो फ्री टाइम में वो ऐसे काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे। मतलब जैसे जैसे ये अंतर बढ़ता जा रहा था समाज के अंदर, उसी तरह से लोगों के अंदर बंटवारा होने लगा। कैसा बंटवारा? जाति के आधार पर, उपजातियों के आधार पर, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिए जाने लगा। अब देखो, लोगों के काम के हिसाब से उनको ऊंचा नीचा कहा जाने लगा। ठीक है, कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। ठीक है, आज तो देखो बहुत सा, मतलब ये जो ऊंच नीच का जो दर्जा है ये काफ़ी हद तक कम हो गया है। कुछ एरियाज़ हैं, कहीं कहीं ये देखने को मिलता है आज भी, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते। पहले वाले समय में और आज के समय में काफ़ी अंतर आ चुका है। तो ये जो ऊंची जाति नीची जाति का जो समय था वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, लोगों के काम के हिसाब से उनको जाति का दर्जा दिया जा रहा है। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, मतलब ये जो दर्जा दिया जा रहा था नहीं, स्थायी भी नहीं था कि तुम फिक्स कर दिए हो, नहीं, फिक्स नहीं थे कि तुम्हारी यही जाति है। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। मान लो कोई जाति थी, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, शक्तिशाली थे वो, ठीक है, उनके पास संसाधन अच्छे हैं, प्रभाव अच्छा है उनका आसपास, तो उनकी जाति बदल गई। ठीक है, वो अब उच्च जाति के अंदर भी काउंट हो सकते हैं। ठीक है, और जो कमज़ोर थे, जो वो माने जाते थे, जो मतलब कमज़ोर थे और शोषण के अंदर आते थे, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण हो रहा था, वो गरीब थे, वो क्या पता नीची जाति के अंदर ऐड कर दिए जाते थे। तो इस तरह का समाज फैलने लग रहा था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, मतलब मान लो कोई एक जाति है, ठीक है, वो अब हरियाणा में उस जाति को क्या पता ऊंचा दर्जा मिला हो और पंजाब में क्या पता उसको, मतलब मान लो बंगाल वगैरह में उसको नीचा दर्जा दिया गया हो। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने लग रही थी। तो ये सारी जो ऊंची जाति नीचे, ये ऊंचा नीचा जो फ़र्क था, ये सत्ता जो प्रभाव था, जो मतलब ताकत थी, उसके हिसाब से था। अपने सदस्यों के व्यवहार पर का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अब सभी जातियों के लोग अपने अपने नियम बनाने लग रहे थे कि हमारी जाति के अंदर व्यवहार नियंत्रण जो किया जाएगा वो इन नियमों के आधार पर किया जाएगा। सब ने अपने अपने नियम बना लिए और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो जाति पंचायत किसे कहा जाता था? जाति पंचायत बड़े बुजुर्गों की उस सभा को कहा जाता था जो नियम कानून बनाती थी, जो जाति के लिए नियम कानून बनाती थी, उन्हें जाति पंचायत कहा जाता था। तो देखो, अब नियम कानून कौन बनाने का काम कौन कर रहा है? बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं। हमारे घर में भी तो बड़े बुजुर्ग ही हमें बताते हैं कि कैसे हमें समाज में रहना है, कैसे समाज में जी सकते हैं, कैसे व्यवहार करना है, कैसे हमें लोगों को सम्मान देते हैं। ये सारी बातें जो हैं, अच्छे गुण जो हैं, वो सारे हमें इन नियमों कानूनों से ही आते हैं। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। अब ये नहीं कि तुम किसी भी जाति से जुड़े हुए हो तो अपने ही नियम कानून में ही जियोगे, नहीं। आप जिस समाज में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, उसके नियम कानून भी आपको मानने होंगे। ठीक है, मतलब दो तरह के नियम कानून हो गए ना, एक तो गांव के हो गए और एक अपनी जाति से जुड़े हो गए। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था, मतलब जो मुखिया, जिसे आज सरपंच के नाम से भी जानते हैं हम, तो उन लोगों का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब जो गाँव होते थे ना, गाँव, उसको हम ये कह सकते हैं कि राज्य का छोटा पार्ट हो गया, एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, छोटी सी यूनिट हो गई। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षेत्र और साम्राज्य। देखो, इस जो पिछला टॉपिक था, ये अभी जो मैंने जस्ट रीड किया, इसमें हमने क्या रीड किया? हमने देखा कि किस तरह से नए नए सामाजिक संगठन उभर कर, जो अलग अलग सामाजिक संगठन है वो बनने लग रहे हैं। किस तरह से प्रभाव जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। खेती बाड़ी के जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा रहा है, जंगलों की सफाई की जा रही है। जातियों का दर्जा जो है किस तरह से बदल सकता है, अगर उनके प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी सतह के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कितना प्रभाव है। उसी के हिसाब से ऊंची जाति नीची जाति, और किस तरह से जाति के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए क्या बनाए गए हैं? नियम कानून बनाए गए हैं। और नियम कानून बनाया किनके द्वारा जाता था? बड़े बुजुर्गों के द्वारा। उनकी एक सभा होती थी, उसी सभा को क्या कहते थे? जाति पंचायत कहते थे। तो
ये सब बातें हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने राजपूतों के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि और जो राजनीतिक दृष्टि से जो और लोग थे और समूह थे उनका महत्व भी कैसे बढ़ा, जैसे जाट, सिख, मराठा और जो कायस्थ थे, कायस्थ मतलब जो लिपिक कलर का काम करते थे, मुंशी वगैरह का जो काम करते थे, तो इनका भी महत्व किस तरह से राजनीति के अंदर बढ़ने लग गया। तो ये सब सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है अक्षेत्र और साम्राज्य के बारे में हमें बताता है कि अलग अलग अक्षेत्र और वहाँ पर किस किस तरह के साम्राज्य थे। तो ये सारी बातें हम इसके अंदर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। चोल, जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा वो चोल से रिलेटेड होगा। जो चोल वंश है, तुगलक वंश के बारे में हमें थर्ड चैप्टर बताएगा, और फोर्थ चैप्टर जो होगा वो मुगलों के बारे में हमें बताएगा। जैसे जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे अक्षेत्र आ जाते थे, तो मतलब कहते हैं कि चोल है, तुगलक है, मुगल वगैरह हैं, ये जो बड़े बड़े शासक हुए हैं, ये जो बड़े बड़े राज्य हुए हैं, इनके अंडर में बहुत सारा एरिया आता था, बहुत सारे अलग अलग शहर क्षेत्र आते थे इसके अंदर। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति क्या होती है बेटा? प्रशस्ति होती है प्रशंसा के रूप में। मान लो किसी की प्रशंसा करनी है तो उसके बारे में क्या लिखी दी जाती थी? प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। ठीक है, आपने 7th में पढ़ा होगा, जो अशोक था, अशोक वगैरह ने भी काफ़ी प्रशस्तियाँ लिखवाई हैं, तो इस तरह से अभिलेख वगैरह लिखवाए थे। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे गियासुद्दीन बलबन, अंडरलाइन करना, गियासुद्दीन बलबन दिल्ली के सुल्तान कब से कब तक थे? 1266 से लेकर 1287 तक वो दिल्ली के सुल्तान रहे हैं। तो इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत के अंदर प्रशस्ति लिखी गई है, और में से एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। उस प्रशस्ति के अंदर बताया गया है कि जो गियासुद्दीन बलबन है वो दिल्ली का सुल्तान है, लेकिन उसका जो एरिया है ना, उसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। जो पूर्व में बंगाल, मतलब देखो ये पूर्व डायरेक्शन होगी, यहाँ बंगाल गया, ठीक है, ये बंगाल का एरिया आ गया। तो यहाँ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, देखो ये अफगानिस्तान का एरिया आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, मतलब अफगानिस्तान के गजनी, जिसको गजन तक फैला हुआ है, गजनी के नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो गजनी क्षेत्र है वहाँ तक फैला हुआ है। और उसके अलावा क्या कह रहा है? गोड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते हैं। पलायन का मतलब क्या होता है? स्थान छोड़ जाते हैं। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ किसका शासन? गियासुद्दीन बलबन का। 1266 से लेकर 87 के बीच में इसने राज किया है, और फिर यहाँ ये एरिया भी इसके अंडर में आने लग रहा है। देखो कितने एरिया को ये कवर करने लग रहा है। ठीक है, तो दक्षिण भारत जो है ये भी इसके अंडर में आने लग रहा है। संपूर्ण दक्षिण भारत का जिक्र किया गया है, जिसको द्रविड़ भी कहते हैं। द्रविड़ इसी क्यों कहते हैं? द्रविड़ के नाम से भारत के कौन से राज्य को जाना जाता है? दक्षिण भारत को द्रविड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर केरल, कर्नाटक, गोड वगैरह जो है ये सारे के सारे आ गए। तो देखो यहाँ भी इसकी सेना क्या करती थी? जाती थी। तो इसकी सेना के आगे जो वहाँ के लोग होते थे वो उस जगह को छोड़कर चले जाते थे, मतलब जो वहाँ के शासक होते थे वो भी इनके सामने सिर झुकाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, साथ ही वह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। मतलब ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं इतिहासकार कि जो ये अतिशयोक्तिपूर्ण क्यों माना जाता है। जैसे अलग अलग राजाओं ने इतनी जगहों को जीता है, तो उसको अतिशयोक्तिपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर अतिशयोक्ति, देखो अलंकारों के अंदर एक टॉपिक होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब उसको कहा जाता है जिनके अंदर बातें बढ़ा चढ़ाकर भी कही जा सकती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी, मतलब कोई राजा था उसके बारे में इतनी बड़ी बातें लिखी गई हैं, इतनी सारी बातें उसके बारे में बताई जा रही हैं। तो ये इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सारी बातें जो है ये अतिशयोक्ति हो सकती हैं। ठीक है, इसमें बातों को ज़्यादा इतनी मतलब रियलिटी होगी नहीं जितनी बता दी गई है। ठीक है, वास्तविकता कम हो सकती है, और जो हमें सुनने को मिल रहा है, दावे जो किए जा रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किए जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए वो ये चीज़ समझना चाहते हैं कि आखिर ये राजा अलग अलग जगहों पर जब जाते थे, जो अलग अलग जगहों को जीतते थे, वहाँ पर अपना अधिकार कर लेते थे, तो उसका उल्लेख क्यों करते थे, क्यों लिखवाते थे ये सारी चीज़ें, क्यों अपनी प्रशंसा में ये सब करते थे। ठीक है,
इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आया है, भाषा तथा अक्षेत्र। भाषा तथा अक्षेत्र में क्या कहता है, सन 1718 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। मतलब अमीर खुसरो ने ध्यान दिया कि हर जहाँ आप इस देश के अंदर जब घूमो फिरोगे ना, तो हर जगह पर आपको अलग अलग तरह की भाषा देखने को मिलेगी। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्रास समुद्री मतलब जो दक्षिण कर्नाटक में जो कर्नाटक है, देखो समुद्री वर्ड आया हुआ, तो समुद्र के आसपास जो होगी ना, द्वार समुद्री होगी। तेलंगानी होगी, तेलंगानी मतलब आज तेलंगाना जानते हो ना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया, तो आंध्र प्रदेश के अंदर। गुजरी गुजरात में, मबारी मतलब तमिलनाडु में, गोडी बंगाल में, अवधी उत्तर प्रदेश जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और हिंदवी कहाँ, दिल्ली के आसपास। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। मतलब इन सबसे अलग एक भाषा और है संस्कृत, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, मतलब किसी स्पेशल एरिया की नहीं है, जैसे ये स्पेशल एरिया में बोली जाती है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। ठीक है, मतलब ब्राह्मणों की भाषा कह सकते हैं इसे, और ब्राह्मण लोग इसको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इसकी नॉलेज ब्राह्मणों को है, आम जनता को नहीं है। आज भी तो देखो ब्राह्मणों को संस्कृत की ज़्यादा नॉलेज होगी, या फिर उस व्यक्ति को नॉलेज होगी जो संस्कृत से जुड़ा होगा। ठीक है, अदरवाइज हम जो आम लोग हैं वो संस्कृत के बारे में इतना नहीं जान रहे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित का मतलब है जो उन्होंने उल्लेख किया, भाषाओं की एक सूची बनाइए, और एक सूची उन भाषाओं के नाम से की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। मतलब एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में उन भाषाओं को आज जो भाषाएं बोली जाती है ना, उन्हीं क्षेत्रों में उनको मैच करवाओ। देखो कि कौन सी भाषाएं उस समय भी बोली जाती थी और आज भी बोली जाती है। उनके द्वारा जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए। अब उनको अंडरलाइन कर लो, जो पहले भी उसी नाम से बोली जाती थी आज भी वही नाम है, और जो बदल गए हैं उनको भी देखिए। ठीक है, उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। मतलब जो अलग है, मान लो पहले उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी, और आज कुछ और बोली जा रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो चेंज आ गया ना, तो उसके उनको सर्कल में ले लो, और जो सेम है उसको अंडरलाइन कर लो। ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, आगे हम वर्क करते हैं इसमें आगे कहता है सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम मापदंड तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। मतलब अलग अलग जगहों की भौगोलिक दशा भी क्या हो चुकी थी, स्पष्ट हो चुकी थी कि यहाँ इस तरह के लोग रहते हैं, यहाँ ऐसी संस्कृति है, यहाँ ऐसी भाषा बोली जाती है, और यहाँ का जो भौगोलिक दशा है कि यहाँ सर्दी ज़्यादा रहती है, जैसे कश्मीर का एरिया ये सर्दी का एरिया है, और जो तमिलनाडु वगैरह का एरिया वो जलवायु है वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ये क्षेत्र इन अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंश से भी जुड़ गए थे। अब ये जो अलग अलग एरिया थे ना, हर एरिया मतलब एक राजवंश से जुड़ गया था, वहाँ पर जो शासन था वो किसी न किसी राजवंश का हो गया था। इन राज्यों के बीच का काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। अब देखो अलग अलग क्षेत्र के जो राजा थे वो सोचते थे मैं भी अपनी ज़मीन बढ़ा लूँ, मैं भी अपना शासन बढ़ा लूँ, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, उनके बीच में टकराव होते रहते थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। तो मतलब कभी कभी जो चोल हैं, खलजी हैं, तुगलक हैं, और जो मुगल जैसे जो राजवंश है ना, वो अलग अलग जगहों पर कब्जा करके एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लेते थे जो बहुत ही बड़ा होता था। ठीक है, ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। अब ये नहीं कि उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, उसको बिल्कुल टिकाऊ रूप से चला सकें, उसके अंदर सफलता हासिल कर सके, ऐसा नहीं हो पाता था। ठीक है, उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। मतलब आप 3 और 4 में देखोगे कि खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। आप उनका कंपैरिजन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो हम वहीं पर करेंगे बेटा। उसमें फिर क्या कहता है आगे, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। पतन मतलब विनाश, ठीक है, नष्ट होना। 18वीं जो सदी थी उसके अंदर मुगल जो वंश था वो क्या होना शुरू हो गया, नष्ट होना शुरू हो गया। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। मतलब जो आसपास के एरिया में जो छोटे मोटे जो ये कह सकते हैं रियासतें थी, जो वहाँ के जमींदार थे या जो वहाँ के सेनापति वगैरह थे या और थे,
तो वो अब थोड़ा सा अपना मतलब सिर उठाने लगे थे, वो अपनी उस एरिया के ऊपर अपना कब्जा दिखाने लगे थे, क्योंकि अब मुगल साम्राज्य जो था वो खत्म होना शुरू हो गया था। ये आप अध्याय 10 में ज़्यादा देख पाओगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे अक्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। मतलब जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य चल रहा था उसकी वजह से क्या हो चुका था, अलग अलग जो एरिया थे उनकी प्रकृति अब काफ़ी बदल चुकी थी, क्योंकि इतने सालों से एक लंबा शासन चला ना एक ही राजवंश का, तो उसकी वजह से प्रकृति में काफ़ी चेंज हो चुका था, नेचर जगहों का बदल चुका था। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चल रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर पहले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। मतलब क्या था कि जैसे अलग अलग जो राज्य थे, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग लोगों का क्या था, शासन था। अब जो वो शासन चल रहा था वहाँ पर उन लोगों को, उस समाज को, वहाँ की सभ्यता को, जो संस्कृति थी, उनको बहुत सी ऐसी बातें मिली हुई थी, बहुत सी ऐसी बातें हमारे भारत के अंदर फैली हुई थी जो कहाँ से आई थी, विरासत से आई थी। मतलब मान लो अब हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जिस राजा का राज रहा है ना, उसको वो संस्कृति है और जो वहाँ की जो सभ्यता है, जो वहाँ का सामाजिक जीवन है, वो कहाँ से मिल रहा है, वो पहले वाले राजा से या पहले के जो शासक हुए हैं वहीं से तो आया है। कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो बदलाव हो चुके हैं वही अब चल रहे हैं, ठीक है, बहुत कम बदलाव होता था। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी, इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो उन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान होती थी। मतलब बहुत सारी परंपराएं क्या होती थी, एक जैसी होती थी और बहुत सारी परंपराओं में अंतर भी होता था। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। और ये जो परंपराएं देखने को मिलती हैं वो किस में मिलती हैं, प्रशासन, कि किस तरह से शासन किया जा रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारी परंपराएं हैं। और अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, पैसे का जो लेन देन है, जो कर वगैरह है, टैक्स वगैरह जो इकट्ठा करना है, उसके अंदर जो सिस्टम था वो इसके अंदर आता है। संस्कृति और भाषा के संदर्भ में भी हमें बहुत सारी परंपराएं देखने को मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों के इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। मतलब कहता है कि जो ये इतने 1000 का जो ये साल है ना, और जो ये अलग अलग क्षेत्र थे, इनकी जो प्रकृति थी, इनके अंदर जो संस्कृति थी, वो ये नहीं कि एक दूसरे से अलग होकर फिर पनपी है। वहाँ पर जो संस्कृति का विकास हुआ वो एक दूसरे से अलग होकर हुआ नहीं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे और किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसी के हिसाब से यहाँ पर परंपराएं, संस्कृति का विकास होता गया, उनमें परिवर्तन आता गया। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी। मतलब मान लो हरियाणा है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उनके जो क्षेत्र है, वहाँ की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं जो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ अंतर भी तो है ना, वो अंतर तो बना हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता में भी फिर भी कुछ ना कुछ समानताएं देखने को मिलती थी। मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकत का मतलब क्या है कि सभी में थोड़ी सी समानता, जो एडजस्टमेंट है, जो एक रूपता की झलक है, वो भी उसका प्रभाव भी इसमें देखा गया था। तो ये थे बेटा आज के हमारे 2 टॉपिक्स जो हमने रीड किए हैं। आगे हमारा जो टॉपिक रह गया वो है पुराने और नए धर्म, और उसके बाद समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो ये 2 टॉपिक बेटा आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करवाए जाएंगे। आपको अब तक जितना रीड हो, मतलब मैंने रीड करवा दिया है, आप इस रीडिंग को 2-3 बार रीड करो, ठीक है। पहले वीडियो को अच्छे से देखो, कंप्लीट देखा करो। मैं ये नहीं कहता एक ही दिन में देख लो, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके देख लो, ताकि आइज़ पे भी इफेक्ट ना पड़े और आपको मतलब ये भी ना हो कि ज़्यादा फ़ोन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, एक काम और भी कर सकते हो ना, साइड में फ़ोन चला के छोड़ दो। अब मैं बुक में से ही तो पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी बुक ओपन कर लो और वीडियो चलने दो। जैसे जैसे मैं सेंटेंस रीड कर रहा हूँ आप भी रीड करते जाओ, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप ऐसे कर सकते हो। उससे आपका फ़ोन का जो मतलब फ़ोन यूज़ करने का जो टाइम है वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। आपको फ़ोन से ज़्यादा अटैच नहीं रहना पड़ेगा। तो इस तरह से अब आप बेटा कर सकते हो। तो ये रीडिंग बेटा थोड़ा सा बार बार करो, एक आध बार वीडियो, जैसे एक बार वीडियो देख ली फिर चैप्टर रीड करके देखो, ठीक है। तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। फिर लगता है कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया तो उससे रिलेटेड वीडियो फिर देख लिया करो, ठीक है। तो आपको यहाँ तक रीडिंग करनी है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं उनकी रीडिंग भी कर लेनी है साथ में, ताकि वो चीज़ें भी आपको मतलब क्लियर हो जाएं। बाकी जो बच गया है हमारा वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।